नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 5 महीने की हाईस पर अब सोना कारोबार करता हुआ $2000 प्रति आउंस के पार। आपको याद दिला दें कि इस साल का हाई 2050 है, तो अब भी उन स्तरों से दूरी है, लेकिन लगातार तेजी हमने अक्टूबर के महीने में आते हुए देखी है, जहां का लो ऑलमोस्ट 1820 है और 2009 का हाई यहां पर न्यूयॉर्क सेशन में फिलहाल बनता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। पिछले हफ्ते की 3% की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत ऑन द वीकर साइड हुई है। साथ ही बात करेंगे दाल की, जहां पर इनफ इंपोर्ट्स आते हुए नजर आए हैं और मुनाफा वसूली से हमने अक्टूबर के महीने में लगातार गिरावट देखी है, लेकिन यहां पर आगे के ट्रेंड्स क्या रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक के कुणाल शाह, chartandtrade.com के विकास बगारिया, ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। लेकिन शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी तेजी है। 3 हफ्तों की बढ़त के बाद इस हफ्ते की शुरुआत ऑन द पॉजिटिव साइड। रनिशा, कैसे देखती हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस? हाय मनीषा, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हमने गोल्ड की प्राइसेस में रिस्क प्रीमियम आते हुए देखा है, मेनली ये 2 वजह से है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, और सेकेंडली जो यूएस में डेट कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ की जो डेट है $33 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जा चुकी है। तो ये फिस्कल आउटपुट यूएस का ये भी सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को, और सेफ हेवन डिमांड जो है वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। आई थिंक यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई हम आते हुए देख सकते हैं बहुत ही जल्द। मुझे लगता है जो $2045 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्लियर होता है तो 2075 तक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म 2-3 महीने में प्राइसेस आ सकती है। और अगर इंडियन प्राइसेस में कहें तो मुझे लगता है 2500 एंड देन 64,000 ये टारगेट्स बने रहेंगे शॉर्ट टर्म में। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज रहेगा, बट एवरी डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, 62,500 टू 64,000 तक के स्तर हम यहाँ पर 2-3 महीने में देख पाएंगे और हर गिरावट पे खरीदारी करने की राय सोने में। कुणाल, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस, क्योंकि 2000 के पास तो अब हम पहुंच गए हैं, उसके आसपास मंडराते हुए चार्ट्स पर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी क्या राय है? गोल्ड ने फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया है और ये टेक्निकली है, पर नियर टर्म में जो हिसाब से प्राइस एक्शन आया है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये हफ्ते में फेड की मीटिंग है, फेड से क्या स्टेटमेंट आएगी उसका भी रोल रहेगा। सो मुझे लग रहा है बहुत एग्रेसिव फंडामेंटल तो बुलिश ही है, बट फेड के स्टेटमेंट के कारण थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, एक डिप आ सकती है, तो वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं आप उसके बाद भी। और फंडामेंटली कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड और तेज होने वाला है। सो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स डे बाय डे और बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में, और ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी को लेके जो अनसर्टेनिटी है, अगर फेड इंडिकेट करता है कि हम आगे जाके एग्रेसिव रेट हाइक नहीं करेंगे या रेट कट करेंगे, तो गोल्ड में और भी जोर से तेजी आएगी। सो कोई भी डिप आता है, करेक्शन आता है, उस पर बाइंग कीजिए, ध्यान तेजी का ही है। ऑलराइट, जी हाँ, जैसे आपने कहा कि यूएस फेड की मीटिंग तो इस हफ्ते है ही, साथ ही साथ बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग भी है और फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, तो काफी लोडेड हफ्ता है ये। और एज ऑफ नाउ हफ्ते की शुरुआत में हमने यहाँ पर सोने में सपोर्ट आता हुआ देखा है। विकास, आपका भी एक व्यू लेना चाहेंगे? बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज यहाँ पर दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दी, आपके अपसाइड के लेवल्स क्या हैं? मनीषा जी, देखिए गोल्ड में एकदम तेजी बरकरार है और वीकली और मंथली चार्ट्स में तो गोल्ड तेज है, नो डाउटेडली। जैसे कुणाल जी ने कहा कि डेटा का वीक है तो थोड़ा वेट करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट जो सपोर्ट जोन अभी गोल्ड पे दिख रहा है वो 61,000 के नीचे का है, तो थोड़ा सा डिप कहीं पे भी गोल्ड पे मिलता है तो बाई का ही रणनीति रहेगा। हायर एंड पे 61,950 और 62,250 का एक लेवल दिख रहा है गोल्ड पे, एमसीएक्स पे। और इंटरनेशनल मार्केट में 2035 2040 के करीब जाने के बाद वहां पे हो सकता है थोड़ा सा गोल्ड पॉज करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर नई तेजी की तरफ बढ़े। तो अभी डेटा का वीक है तो थोड़ा एग्रेसिव नहीं रहेंगे, बाई ऑन डिप्स करेंगे और 60,800 750 के करीब स्टॉप लॉस रखेंगे। और हायर एंड में 62,250 तक का टारगेट देख सकते हैं इसमें। ऑलराइट, तो 62,250 62,500 तो यहाँ पर इमीडिएट टर्म्स में आने के लिए बरकरार है। और जहाँ तक दिवाली और इस साल के खत्म होने की बात है और तेजी की एक्सपेक्टेशन भी है। रनिशा, खरीदारी यहाँ पर कैसी है? ऑफ कोर्स इंडिया में फेस्टिवल सीजन है, रिकॉर्ड शादियों की बात की जा रही है यहाँ से, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट बाइंग की बात करें तो क्या ट्रेंड्स हैं? जी मनीषा, हमने देखा है कि अक्टूबर मंथ में काफी स्ट्रांग बाइंग हुई है।
फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग थी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जब प्राइसेस लोएस्ट लेवल पर थी 56,000 57,000 के आसपास, तभी तो सबसे ज्यादा बाइंग थी। ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही है, वो फोमो फियर आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ना रह जाऊं इस रैली में। तो ग्रेजुअली सब लोग इस सेफ हेवन एसेट में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। फिजिकल बाइंग काफी स्ट्रांग है। ग्रेजुअली हम देखेंगे कि ईटीएफ बाइंग जो है वो भी पिकअप हो रही है। सेंट्रल बैंक डिमांड तो है ही अच्छी, और हम देखेंगे कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड, रिटेल डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। तो फंडामेंटल्स तो पॉजिटिव है ही, टेक्निकल्स भी पॉजिटिव हो रही है एसेट क्लास में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े भी डिप्स मिलते हैं, क्योंकि एक स्टीप रैली रही है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, पर डिप्स हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। अराउंड 60,000 से 61,000 के बीच में आप कहीं पे भी बाय करके चलिए। 64,000 तो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द प्राइसेस टच कर लेंगे। ऑलराइट, जहां तक कॉइन बाइंग है या फिर डिजिटल बाइंग है, क्या एज ऑफ नाउ आपने बेटर इनिशिएट होता हुआ देखा है ट्रेंड्स के लिहाज से? जी, हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो फिजिकल बाइंग नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड में, कॉइन्स में, वो डिजिटल गोल्ड में बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा पिकअप देखा है हमने लास्ट 2 मंथ्स में, सितंबर अक्टूबर में, डिजिटल गोल्ड बाइंग में ऑगमोंट के प्लेटफॉर्म पर, और काफी स्कीम्स भी आ रही है दिवाली की वजह से। तो इस वजह से हर जगह आप देख रही है कि गोल्ड का ही माहौल बना हुआ है। सभी इस एसेट क्लास में एंटर होना चाहते हैं। सो पिछले 2-3 महीने में हमने ऑलमोस्ट 2x जितना ग्रोथ देखा है डिमांड में। हर लेवल के, हर एज ग्रुप के लोग बाइंग करना पसंद कर रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, अच्छी खासी तेजी यहां पर बनते हुए नजर आई भी है। अगर आप अक्टूबर का ही महीना उठा के देख लें तो 3 से 4 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी हमने सोने में बनते हुए देखी है, और यहां से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन दिवाली तक फिलहाल यहां पर बनती हुई। निशा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने के ट्रेंड्स के बारे में बात भी करने के लिए। लेकिन एक नजर यहां पर मेटल्स पे भी डालेंगे, जहां पर भी कुछ सपोर्ट देखने को मिला है। कुणाल, स्पेशली कॉपर में एक पॉजिटिविटी वापस लौटी है, ऑलमोस्ट 695 छूने के बाद 702 के स्तर फिलहाल, यहाँ क्या करना चाहिए? कॉपर में मेरी राय में मौजूदा स्तरों से भी बाइंग करना चाहिए। 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, 707 रुपए में बाइंग करना चाहिए। 711-12 के लेवल्स दिख रहे हैं। चाइना से, यूएस से डेटा ठीक आ रहा है, सो थोड़ी बाइंग और आती हुई नजर आ रही है। बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है एक बार डॉलर इंडेक्स भी पीक होता हुआ नजर आ रहा है, सो उसकी भी तेजी होगी। 715 तक भी एक बार नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है, ऐसा व्यू है। ऑलराइट, तो बढ़त की उम्मीद यहाँ पर भी है। एक रिबाउंड देखने को मिला है, डेटा बेटर है चाइना की तरफ से, और जिस तरह से हमने प्रीमियम्स चाइना में बनते हुए देखे हैं, वहाँ का भी सपोर्ट है। एनर्जी में लेकिन जिस तरह की गिरावट विकास देखने को मिली है, आपको लगता है कुछ और मंदी की एक्सपेक्टेशन? हाँ जी मनीषा जी, देखिए क्रूड ऑयल एक रेंज पे चल रहा है। जैसे हम लोग कुछ समय से इस रेंज को यूज भी कर रहे हैं, 6,800 से 7,150 के करीब का। बट हायर एंड पे जाते ही क्रूड पे एक एक तेजी से सेलिंग देखने मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि इस बार क्रूड अगर 6,740 का जो जोन है ये तोड़ेगा तो क्रूड में और मंदी आ सकता है। तो हायर एंड पे मैं चाहूंगा कि 7,100 7,150 करीब मिलता है क्रूड, तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। 7,250 का स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट हम लोग 6,800 के करीब का रखेंगे, और 6,740 के नीचे क्रूड चला जाता है तो फिर ये 6,500 6,400 तक भी आ सकता है मनीषा जी। ऑलराइट, तो ये व्यू यहाँ पर कच्चे तेल में है, कुछ प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है। बहुत शुक्रिया विकास साथ जोड़ने के लिए। उन स्ट्रैटेजीज के लिए भी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे। यहाँ पर काफी उठापटक है, कैसे बनाए सेंस बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर दालों की कर लेते हैं, जहां पर साल के शुरुआत से अब तक सरकार ने 21.3 लाख टन दालों का इंपोर्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट कहती है कि इस साल देश में दालों की कमी देखने को मिल सकती है। क्या है असली सूरत, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्या हाल है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। भारत इतना इंपोर्ट जो करता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। विवेक नमस्कार। सबसे पहले भारत की सिचुएशन ही यहाँ पर जानना चाहेंगे। जो बैंक की रिपोर्ट है वो तो ये कहती है कि तुअर उड़द दोनों में ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और भावों में सपोर्ट है। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को, कैसे देखते हैं फसल को, एंड द पॉइंट कि इंडिया ने जो अभी प्रोक्योरमेंट करनी शुरू करी है वो भी काफी कम है? नमस्कार निशा जी, बिल्कुल सही है ये जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रॉप में थोड़ी सी कमी आई है, और कर्नाटक में तो कुछ सूखे का बहुत बड़ा असर भी दिख रहा है।
तो निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए तुअर और उड़द दोनों चिंता का विषय हो सकती है प्रोडक्शन। बट एक अच्छी चीज ये है मनीषा जी कि मैं पिछले हफ्ते बर्मा में था और बर्मा में म्यांमार फेडरेशन के प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई। तो इस बार तुअर की जो उत्पादकता है वहां पे वो काफी बढ़ी है। आप ये मान के चलिए कि वहां से 3.5 से 4 लाख टन इसके आसपास का उत्पादन होना अनुमानित है, और जो हो सकता है उसे थोड़ा ज्यादा भी हो। तो एक सपोर्ट साइड हमको मिल सकता है बर्मा से कि हम 4 लाख टन के आसपास ये इंपोर्ट वहां से हम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक मापे जो उड़द है उसकी भी संभावना ये है कि हम नियर अबाउट 8 लाख टन का वो एक अनुमान लगा रहे हैं। अभी सोइंग नहीं हुई है, पर ये एक थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है भारत सरकार को कि आपके पड़ोस में ये एक अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मसूर की उपलब्धता भी काफी अच्छी बनी हुई है। आप देखेंगे तो बाकी पोर्टों में 4 से 5 लाख टन मसूर की दाल अवेलेबल है मसूर, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। तो एक प्रकार से अगर हिंदुस्तान में दालों की कमी है तो इन कंट्रीज में अगर दालों की उपलब्धता बनी हुई है तो एटलीस्ट सप्लाई साइड हमारे पास है, और देर सवेर हम वहां से प्रोक्योर करके चीज। तो विवेक, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कमजोर रहने की अभी भी उम्मीद है, लेकिन जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है हमारी वो बरकरार रह सकती है। द ओनली प्लस पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्मा में यहाँ पर बेहतर क्रॉप्स हैं इस वक्त, लेकिन एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट्स में किस तरह की अवेलेबिलिटी है? एज ऑफ नाउ जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने इस साल में आते हुए देखे हैं, आप कहेंगे वो पर्याप्त है? विवेक, कैसे देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स में प्रोक्योरमेंट एंड क्रॉप को? देखिए मनीषा जी, मार्केट पे प्रोक्योरमेंट तो गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली कर रही है, एमएसपी की प्राइस भी बढ़ी हुई है, पर उसके बावजूद जो सबसे बड़ी चुनौती है उतनी उत्पादकता होनी चाहिए। और मसूर में जब ये जनवरी फरवरी में जब क्रॉप की स्थिति आएगी उस समय अल नीनो अपने चरम पे होगा। ये बहुत सारी विदेशी एजेंसियों का अनुमान है। तो ये बहुत चुनौती रहेगी भारत सरकार के लिए। तुअर की जो उत्पादकता कम है वो मसूर से शायद पूरी हो सके। एक बार भारत सरकार मसूर पे अपना फोकस करे। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर इंडिया में भी अच्छा प्रोक्योर करती है तो एक बफर स्टॉक मसूर का तुअर को थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकती है। बाहर से भी आप माल मंगा सकते हैं, वहां पे उपलब्धता है। तो तुअर तो शॉर्ट है निश्चित रूप से मनीषा जी, पिछले साल भी था और इस साल भी तुअर में जो सिचुएशन बन रही है वो अच्छी नहीं बन रही है। भारत सरकार ने बहुत लगातार इस पे काम किया है, और मोजाम्बिक के साथ भी वहां से कुछ एक्सपोर्ट में इश्यूज आ रहे थे जिसको इनिशिएट करके गवर्नमेंट ने उनसे बात की है, उनको समझाया है अपनी स्थिति। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी चुनौतियां रहेंगी आने वाले टाइम पे, और एक क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने मिलेगा। तो चुनौतियां हैं और उसके लिए जो जो सरकार उपाय कर सकती कर रही है, पर कुछ चीजें जो प्रकृति के हाथ में है वो लिमिटेड है हमारे पास, वो उन चीजों का। एक फाइनल सवाल विवेक, फिर यहाँ से प्राइसेस आगे कैसे जा सकते हैं? देखिए मनीषा जी, प्राइजेस तो निश्चित रूप से अच्छे ही रहेंगे, प्राइजेस कम नहीं होंगे। और मसूर पे गवर्नमेंट अगर थोड़ा कुछ बाइंग करती है तो थोड़ा सा बाजार वहां पे स्टेबल हो सकता है, क्योंकि मसूर में उपलब्धता ज्यादा है। पर तुअर और उड़द पे जिस तरीके से हालात हैं, बाजार यहाँ से फर्म ही दिखते हैं और बहुत ज्यादा बाजार कमी होने की संभावना काफी कम है। तो बाजार चढ़ेंगे नहीं वो एक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से नीचे आने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। ऊपर ही यहाँ पर दालों के भाव रह सकते हैं। और जैसे विवेक हमसे कह रहे हैं कि इंपोर्ट डिपेंडेंस यहाँ पर बरकरार है। ओनली पॉजिटिव ये है कि बर्मा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की फसल यहाँ पर बेहतर है। आगे जाकर ऑफकोर्स प्राइसेस को यहाँ पर क्लोजली वॉच भी करना होगा। विवेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एग्री कमोडिटीज ओवरऑल में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कुणाल, जिस तरह से लेटेस्ट सभी का भी सर्कुलर आया, अगले एक साल के लिए ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में अब भी कारोबार नहीं हो पाएगा। एक तो उस खबर को कैसे देखते हैं, और दूसरी तरफ कोई टॉप ट्रेड्स जो आपके दिमाग में फिलहाल आता हो? इट्स वेरी नेगेटिव ओवरऑल। जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में ये जो गवर्नमेंट का रुझान है ये बहुत ही नेगेटिव है। न्यूज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट की साइड से एक रिलीफ आएगी, बट ये रिलीफ आई नहीं। और इट्स वेरी सैड, क्योंकि इंडिया में फ्यूचर प्राइस रिस्क जो हेज करना होता है एग्री के जो वेरियस पार्टिसिपेंट को, वो अभी नहीं हो पाएगा। और किस तरह के मूव्स आप देखते हैं, क्योंकि स्पाइसेस में मुनाफा वसूली के बाद फिर से खरीदारी देखने को मिली काफी हद तक। वही हाल हमने गुआर एज अ सेक्टर में भी आता हुआ देखा। यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड?
नहीं, मेरी राय में टर्मरिक में भी ध्यान अभी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का ही है। जीरा, टर्मरिक, वो और सभी चीजों में अभी प्रॉफिट टेकिंग बरकरार रहेगा और उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। टर्मरिक थोड़ा नीचे लग रहा है, ओवरऑल 13,000 पे सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा हमारा व्यू है। ओके, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मसालों में जारी रह सकती है, स्पेशली हल्दी में, जहां पर अच्छी खासी खरीदारी पिछले हफ्ते में नजर आई थी, लेकिन यहां से अब मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन आती हुई। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौट कर आएंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।